तो हेलो एवरीवन, काश्मीर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारे आज के वीडियो में चैप्टर 3 का ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आज का सबसे पहला टॉपिक है ना, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो फोकस इधर करना आप लोग, है ना। अब बेटा सबसे पहला देखो, फैक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है प्रतिरोध को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है लेंथ ऑफ कंडक्टर, या इसे हम बोलते हैं बेटा चालक की लंबाई। ठीक है, क्या है ये? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। अब समझो, अगर मान लो अपने पास कोई कंडक्टर है, बोले तो कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है बेटा, ये अपने पास यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसकी लेंथ है कंडक्टर की, वो क्या है? स्मॉल एल है। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज याद रखना कि कोई भी कंडक्टर या वायर जितना ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब जो इसका प्रतिरोध आर है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा एल के। ऐसे समझ लो भाई, एक ये अपने पास में एक ये सुरंग है। ठीक है, एक सुरंग है, इसमें से ये जो प्राणी इधर से उधर निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ये भाई साहब को इधर से उधर जाना है। अब इसको आप समझ लो क्या? करंट। ये क्या है? करंट। और ये वाला जो हमारा है वायर है, जो वायर कंडक्टर है, जिसको हम पुल बोल रहे हैं, मतलब सुरंग बोल रहे हैं। अब अगर ये इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो इसको निकलने में इधर तकलीफ होगी। अब इसको झुक कर जाना पड़ेगा उधर, है ना, झुक कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से होगा क्या? अगर मान लो ये छोटा छोटा सा गेट टाइप का है, सिर्फ गेट जैसा हो, तो ये झुकेगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर ये सुरंग जितनी ज्यादा लंबी होगी उसको उतना ही जाने में तकलीफ होगी, उतना ही ज्यादा लंबा झुक के ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब भाई इसको तकलीफ जितनी होने वाली है, तो प्रतिरोध का तो वही काम है ना कि करंट को फ्लो होने से रोकना। तो जितना ज्यादा लंबा वायर, तो प्रॉब्लम इसको उतनी ज्यादा होगी। प्रॉब्लम ज्यादा होगी मतलब इसके द्वारा जो जनरेटेड रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, या चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। लंबाई कम होगी तो उस वायर का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझ गए? तो यही है, इसको आप क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस of a conductor is proportional to length of the conductor, length of the conductor। ठीक है, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम किसे बोलते हैं? जब हम किसी भी कंडक्टर को, चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है बेटा? ये वाला भाग। अगर हम किसी भी इसको काटते हैं, इसको अगर हमने यहाँ से ऐसे काटा तो जो सामने वाला भाग होगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसका मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी थिकनेस, कितना मोटा है। ठीक है, कितना मोटा है। तो अब आप खुद बताओ कि अगर ये वही वाला एग्जांपल, ठीक है, ये जो प्राणी था अभी एक सुरंग को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, ये सुरंग क्रॉस कर रहा था। अब अगर सुरंग ज्यादा बड़ी होगी तो ये आसानी से निकल जाएगा,
मतलब इसके द्वारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन अगर वही सुरंग बहुत पतली हो जाए फिर क्या होगा, ये लेट के जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा फिर, है ना, लेटते हुए। तो यहाँ, तो यहीं पर क्या होगा बेटा कि अगर यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो देखो, पाइप मोटा है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा, तो उसके द्वारा जो जाने वाला व्यक्ति है उसके मार्ग में रुकावट क्या होगी, कम होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर ए बढ़ा तो आर क्या हो गया, कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। और यहाँ यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए कम हुआ तो जाने वाले के लिए दिक्कत बढ़ गई, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बेटा, ये हो जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती होगा एक है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये दूसरे वाले के लिए। फिर टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर या फिर चालक का ताप, चालक का ताप। बेटा देखो किसी भी कंडक्टर में, थर्ड थिंग ये चीज देखना, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, अगर हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी चालक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर होल्स है, पॉजिटिव होल्स है ये वाले, ठीक, और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं रेड कलर से बना देता हूं, ठीक। अब देखो जब भी हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे। भाई अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से निकलेंगे, होल्स, जहां से निकलेंगे वो होल्स बन जाएंगे, तो वहां पर सारी चीजों में इंक्रीमेंट होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़े पर नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ गए। अब नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए तो जब इन पर हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर आरोपित करते हैं, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब ये आते हैं तो बार बार जो इनकी टक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ कोलिजन है, वो बढ़ जाता है। भाई यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, और होल्स भी बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जैसे ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, बार बार जो टक्कर हो रही थी, कोलिजन हो रहा था, वो बढ़ गया, जिससे इनके कारण जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, मतलब इसमें करंट के फ्लो में क्या आ रही, रुकावट आ रही ना। भाई इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टी इंक्रीज किया, तो आर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हो रहे हैं, उनके मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न हो रही है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से या ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या रिलेशन आएगा बेटा, टी प्रोपोर्शनल टू, सॉरी आर प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा वो ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा। मधुमक्खी वाली आवाज क्यों आ रही है, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अब बेटा इसमें ध्यान से समझना, अगर हमारे पास में दो वायर है समान पदार्थ के, मतलब दो अलग अलग मटेरियल के दो वायर है, ठीक है, एक वायर ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, और दूसरा वायर हमारे पास में, दूसरा ले लेते हैं भाई, एक वायर ये है, ठीक है, और एक हम दूसरा ले लेते हैं, सेम टू सेम है, ठीक है, बस कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। अब देखो ये जो पहला वायर है, ये वाला जो पहला वायर है, ये मान लो कॉपर का बना हुआ है, बोले तो तांबे का, और ये वाला
लोहे का बना हुआ है। ठीक, इसको ले लेते हैं। ये काय का बना है बेटा? कॉपर का। और लाल कौन सा होता है? ठीक है, इसको अपन स्टील का बना देते हैं। स्टील वाला कलर कैसा होता है भाई? ठीक है, हम इसको बना देते हैं काय का? स्टील का। ये स्टील का है और ये कॉपर का है। अब देखो, लंबाई भी समान है, मोटाई भी समान है ना? लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों समान है। लेकिन ये स्टील का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। तो इन दोनों का प्रतिरोध क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। इसका अलग और इसका अलग होगा। ठीक है, अगर दो, हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई दो वायर जिनकी लेंथ, या दो चालक जिनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है, और वो अलग अलग मटेरियल या पदार्थ से बने हैं, ठीक है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक के द्वारा मतलब अगर खुद के द्वारा, भाई ये हमने क्या बोला? हमने पहली चीज तो ये समझो कि चालक क्या होता है? जिसमें से धारा बहती है। ठीक है, जिसमें से धारा या करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। लेकिन इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कंडक्टर या चालक की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से बहने वाले करंट का क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं, उसको रोकते हैं, बहने से रोकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, द पोजिशन ऑफ करंट बाई द कंडक्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या है बोलो? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, ओम भाई साहब ने इसकी खोज करी थी रेजिस्टेंस की, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया एसआई यूनिट को। ठीक, अब देखो, जैसे यहां से बेटा रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले बनेंगे। कैसे? एक तो ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बेटा समझ लेना, पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आर आई या आई आर होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? R इक्वल्स टू V अपॉन आई। एक फॉर्मूला ये बना। लेकिन अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो R है, एक पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला समझो, हमने क्या बोला था? क्योंकि जो R होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है L के, है ना? R बढ़ाने से मतलब लंबाई बढ़ाने से, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने से या चालक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और दूसरी चीज हमने क्या बोली थी? सॉरी, जो R होता है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं बताओ? समीकरण एक व दो से इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको प्रोपोर्शनल वाले को ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, इसका L का और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो L ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब वही अपने पुराने नियम की प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन आएगा, और एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो R बराबरी से जब ये इसमें रिप्लेस हुआ तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और L अपॉन A। ठीक है, तो ये वाला R, इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। ये इसका फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। अब यहाँ पर रो क्या है बेटा? बताओ, रो क्या है? एक नियतांक है या कांस्टेंट है? ठीक है, नियतांक है या कांस्टेंट है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना प्रतिरोध का फॉर्मूला आया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट अगला टॉपिक वही है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो हमने क्या बोला बेटा, चालक की एकांक लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन के प्रतिरोध को। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई चालक कार है, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है जिसके पास में केवल और केवल क्या बेटा, लंबाई है, ठीक है, तो इसकी यूनिट लेंथ ले लो, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, या एकांक लंबाई। तो इसकी एकांक लंबाई का मतलब क्या होगा बेटा, इसकी लंबाई लेना है आपको 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेंथ लेकर इसका जो प्रतिरोध होगा, अगर आपने आर का मान, देखो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर आपने आर का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपने कितनी ले ली, 1 मीटर, लेंथ आपने ले ली 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया आपने 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका, तो अब देखो रो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें 1 1 हो जाएगी, तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब जब किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम है ना, का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद में बेटा हमने क्या लिखा था, देखो हमें पता है, नहीं भी पता है तो भी बोलो कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, नहीं भी पता है ना तो भी बोलो, भर भर के बोलो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बेटा आप, सर हम तो कुछ नहीं जानते, अरे जानते हो ना, आप भी तो पढ़ा था आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका इधर ट्रांसफर करो तो आर इंटू ए, और ये एल कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट, तो देखो सिंपल सा इसी से निकालना है, क्योंकि रो इक्वल टू क्या है बेटा, आर इंटू ए अपॉन एल, तो देखो अब इन्हीं की एसआई यूनिट रखनी है यहाँ पर, आर क्या, आर का एसआई मात्रक क्या है, ओम है ना, और एरिया की एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर, तो इस मीटर स्क्वायर की पावर कट गई, बचा क्या बेटा, ओम मीटर, ठीक है, यही है, क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूले याद रखना बेटा, जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, जो आप विशिष्ट प्रतिरोधकता बोल रहे हो इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, या रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये अलग अलग चीजें नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, ये लगभग लगभग एक जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक, तो ठीक है, इतना नोट कर लो और बाकी फिर कल देखेंगे।